नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आफ्ताब मर्डर। इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। जो सबसे पहला इसमें खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जो चार्जशीट है उसके कुछ पन्ने इंडिया टुडे के हाथ लगे हैं, जिससे साफ हो गया है कि मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि जो श्रद्धा थी वो गुरुग्राम में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी और पूरी रात वहाँ पर रुकी थी। अगले दिन वो सुबह आई थी, जिसकी वजह से आफ्ताब को गुस्सा आया, उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दूसरा पॉइंट इसमें निकल कर आया है कि उसने उसके चेहरे को और बालों को ब्लोअर से जलाया और वो घटना के 3 से 4 महीनों के बाद तक वो बिगाड़ता रहा, एविडेंस जो है वो ख़त्म करता रहा। ये भी बात सामने आई है कि जो हड्डियों को उसने शुरुआत में कहा था कि चूर कर दिया था और उसके बाद उसको सड़क पर फेंक दिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसको रिकवर किया, यानी वो झूठ बोल रहा था। ये तमाम खुलासों के बाद अब केस जो है काफ़ी स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। आफ्ताब ने अपने बयान में खुद कबूलनामे में कहा है कि मैं श्रद्धा को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। मतलब वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि श्रद्धा की हर छोटी मोटी चीज़ें उसे हर्ट कर देती थी। जैसे कि उन दोनों का झगड़ा हो रहा था मुंबई में, तो दोनों ने अपने आप को टाइम देने के लिए बोले कि हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो हम कहीं दूर घूमने जाते हैं। तो इसलिए उन लोग ने उत्तराखंड घूमने का प्लान किया और उसमें मसूरी, देहरादून, ये सब जगह एक्सप्लोर करना चाहा। अब ये सब जगह जब घूम रहे थे ये लोग, ट्रिप पर थे, तो इनकी एक दोस्त से पहचान होती है जिसका नाम है बद्री से दोस्ती होती है। बद्री कहता है कि यार मेरा दिल्ली में घर है, तुम लोग दिल्ली आओ घूमने के लिए, मेरे घर पे आना। तो ये लोग थोड़े दिन बाद जब इनके पास पैसे कम होने लगते हैं तो ये वापस आते हैं दिल्ली घूमने के लिए और दिल्ली में बद्री के यहाँ रुकते हैं। बद्री के यहाँ ये कम से कम 10 से 15 दिन रुकते हैं। उसके बाद बद्री के यहाँ भी इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और नौबत आती है कि उनके घर पर भी इनका एक बार ब्रेकअप हो जाता है। फिर ये दोनों को बद्री बोलता है कि नहीं तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, अब मैं तुम्हारी लड़ाई वगैरह ये सब नहीं देख सकता। ये दोनों एक रेंट का घर लेते हैं। रेंट का घर लेने के बाद इनके पास सामान तो कुछ होता नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर ये दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती कि पैसा है नहीं। ये श्रद्धा से कहता था कि तुम्हारे पास जो पैसा है उस पैसे से हम शॉपिंग कर सकते हैं। वो बोलती नहीं, ये मेरे सेविंग्स है, मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकती। फिर बहुत सारी ये छोटी मोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा, डेली लड़ाइयाँ होती थी। इस लड़ाइयों के बीच श्रद्धा कहीं जॉब पे नहीं थी, तो श्रद्धा की दोस्ती हुई गुरुग्राम के एक लड़के से 17 मई 2022 वो दिन है जिस दिन श्रद्धा गई गुरुग्राम अपने उस दोस्त से मिलने गई और वहाँ नाइट स्टे किया उसने। वो सुबह आई। इस बात को लेकर आफ्ताब आग बबूला हो गया। आफ्ताब पहले से पॉजिटिव था, उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बंदी, मतलब जो वो बोलता था कि मेरी गर्लफ्रेंड रात भर कैसे रुक सकती है किसी और के इधर, क्या किया होगा उसने, क्यों। इस बात को लेकर दोनों की बहस हुई। वो बोली वो सिर्फ मेरा दोस्त था, आफ्ताब बोल रहा था नहीं कुछ और है। तो इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि आफ्ताब ने अपने कबूलनामे में खुद कहा है कि मैंने उसकी छाती पर चढ़ के उसका गर्दन तब तक दबाए रखा कि जब तक वो मर नहीं गई। मतलब कितनी बड़ी बात है। और उसको मारने के बाद उसने उसकी बॉडी बाथरूम में फेंक दी। फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ, गाने सुने, उससे थोड़े अपने मन को शांत किया, फिर उसने तरीका ढूंढा कि अब क्या करना चाहिए। उसके बाद क्रुएलिटी की जो हद पार की आफ्ताब ने, वो एक एक कर इस चार्जशीट में बयान की गई और वो एक एक कर चीज़ें लिखी गई है। चिराग सर, काफ़ी उसने पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए हैं, जिससे हुआ है कि वो कोई जब ये पूरा वाकया हुआ वो आग बबूला हो गया श्रद्धा पर, जब ये पूरी घटना हुई और उसके बाद उसने गाली गलौच भी की और उसके बाद उसको झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसने उसकी हत्या कर दी। अब सवाल ये उठता है कि वो ये सारे जो लेकर आया था हथियार, उसकी भी बाकायदा इसने एविडेंस के तौर पे कई इसमें जो विटनेसेस है, जो उसके बयान हैं श्रद्धा के दोस्तों के, जिसमें उन्होंने कहा है कि मारपीट करता था, वो भी बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि अब जो केस काफ़ी कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है। आफ्ताब इस बात से खफा था कि श्रद्धा ने किसी और से अफेयर कर लिया था या उससे मिलने जा रही है। आफ्ताब को ऐसा शक था कि इसका किसी और से, अब ये इस दोस्त से मिलने गई थी, तो ये बात उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, जिसके बाद वो सह नहीं पाया कि भाई मेरे रहते अब तुम किसी और के पास कैसे जा सकते हो, तुम्हारा कोई और दोस्त कैसा हो सकता है। उसको ये भी प्रॉब्लम थी आफ्ताब को कि इसके मेल फ्रेंड्स थे, तो वो चाहता था कि ये सबसे दूर हो जाए, इसीलिए आफ्ताब ने उसको इतना दूर दिल्ली लाकर रखा था अपने पास। एक चीज़ और भी क्लियर हुई है कि उसने डेड बॉडी को काट कर डिस्पोज ऑफ करने की प्लानिंग की थी। क्यों? क्योंकि वो जब ये सारी चीज़ें बॉडी को, ब्रीफकेस भी उसने खरीदने की पहले प्लानिंग करी कि मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन उसको लगा बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, पकड़ा जा सकता हूँ, तो फिर उसने डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने की सोची और उसी के तहत उसने ये सारी प्लानिंग रची, जिसमें वो ये सारे जो है वो चॉपिंग बोर्ड लेकर आया, ग्लास क्लीनर लेकर आया, सारी चीजें, और फिर टॉयलेट क्लीनर लेके आया। मतलब वो डेली कट करता था, जब भी कट करता था अच्छे से धोता था, एक एक दीवार अच्छे से धोता था, डेली उस पर पानी मारता था। मतलब
वो और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। मतलब आसपास के लोगों को ज़रा भी भनक ना लगे, चुपचाप आता था ऑफिस से, चुपचाप जाता था। मतलब सोचो ये कैसे किलर लोग हैं, घर में बैठकर टीवी देखता था, वेब सीरीज़ देखता था, फिर उसके बाद वापस से जाता था, बोटी बोटी कट करता था, फिर रात को ले जाकर फेंकता था। मतलब क्रुएलिटी की हद पार थी। मतलब ऐसे में आदमी को कोई डर नहीं था, ऐसे में आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था आफ्ताब के पास कि मैं बचने के लिए कुछ भी करूंगा। मतलब मैं पुलिस के हाथ नहीं लगूंगा, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई मेरे बारे में पता नहीं लगा सकता। ऐसी इसमें एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है कि उसके सिर और अन्य बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग कर दिए थे उसने, सिर को और बॉडी के पार्ट्स को, और उसके पेट में जो उसकी अंतड़ियां निकालकर पॉलिथीन में डाली थी उसने, और उसके बाद उसे छतरपुर पहाड़ी के कोने पर रखे एक बड़े से डस्टबिन में डाल दी थी, आप सोचिए। और उसके बाद अन्य बॉडी पार्ट, सिर, बॉडी, टॉर्सो, रिस्ट, ये सारी डिसफिगर कर 60 फुटा छतरपुर पहाड़ी के रोड पार इसने फेंक दी थी। यानी मतलब छतरपुर के पहाड़ी के वहाँ ही जाकर इसने फेंक दिया था। मतलब इसके पास पहले प्लान आया, इसने सोचा कि कैसे करना है। मतलब इतनी बड़ी बॉडी को डिस्पोज करना इतना इजी चीज़ नहीं है। अगर बैग में लेके जाऊंगा तो बहुत सारी जगह नज़र में आ जाऊंगा। और देखिए ये अकेले रहते थे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। देखिए आप आस पड़ोस में रहते हैं, आपका आस पास के लोगों से अच्छा बात व्यवहार होता है तो लोग टोकते हैं, भाई कहाँ है, अरे यार दिख नहीं रहा। अलग अलग जगहों पर फेंकी उसने, आंतड़ियां निकालकर पॉलिथीन में डालकर 60 फुटा रोड पर फेंकी, डस्टबिन में उसने डाली। इसके अलावा जो बॉडी के पार्ट से टॉर्सो, रिस्ट, ये जो उसने ब्लू टॉर्च से डिसफिगर किया और उसको छतरपुर पहाड़ी के रोड के पार फेंक दिया। एक हाई और पेल्विस के पार्ट को, थाई के और पेल्विस के पार्ट को उसने ये जो सारी चीजें थी, एक हाथ का जान मिल की दीवार के पास, बिल्कुल, और अन्य बॉडी पार्ट्स, हाथ और अन्य हिस्से रैन बसेरा छतरपुर एनक्लेव के पीछे जंगल, और एक थाई को गुड़गांव की तरफ एमजी रोड पर। यानी उसने पता नहीं कहाँ मतलब वो खुद भी ऐसी जगह फेंकना चाहता था कि वो खुद भी ना ट्रेस कर पाए। जब पुलिस उसे ले जाए तो वो खुद भी ना ढूंढ पाए कि मैंने कहाँ फेंकी थी बॉडी। तो उसने खुद को ही कंफ्यूज किया, उसने बॉडीज फेंक के खुद को ही कंफ्यूज किया कि ये ढूंढना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा अगर वो पकड़ाएगा तो भी। तो ये कहीं ना कहीं अब ये बात जो सामने आ रही है कि ये पुलिस के सामने दिया हुआ बयान है, अब मजिस्ट्रेट के सामने इस चीज़ को इसने कबूल किया है क्या, इस कबूलनामे पे इसके वो किया है कि हाँ आप साक्षर है कि भाई मैंने ही किया है। अब ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस से दो चीज़ बहुत ही सामने खुल के आती। आफ्ताब अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, वो श्रद्धा को छोड़ना नहीं चाहता था। श्रद्धा ने मन बना लिया था कि आफ्ताब से दूर जाना है, क्योंकि 2 बार ब्रेकअप हुआ, लेकिन श्रद्धा कहीं ना कहीं आफ्ताब की बातों में आ जाती थी। आफ्ताब बोलता था एक और टाइम देते, एक और लास्ट बार ट्राई करते, एक और बार लास्ट बार ट्राई करते। इसी कहने पर आफ्ताब श्रद्धा उसकी बात मानती रही और वो उसके पास उसको कन्विंस करके दिल्ली लाकर रखा, क्योंकि देखिए उसको उसके मुंबई के दोस्तों से भी दूर करना था, क्योंकि श्रद्धा अपने मुंबई के दोस्तों से भी अपनी चीज़ें शेयर करती थी। जो उसका दोस्त था जिसने एफर्ट लिया केस में, जो पुलिस को जाके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की जिसने, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आफ्ताब को प्रॉब्लम थी। वो चाहता था कि ये उनके दोस्तों से दूर हो जाए, किसी से कॉन्टैक्ट ना रहे। लेकिन एक चीज़ है, जो इनके कॉन्टैक्ट्स बन रहे थे बम्बल से, वो कहीं ना कहीं यही था कि इनका कोई रियल फ्रेंड नहीं था। जो इनके कांटेक्ट बन रहे वो सोशल मीडिया से बन रहे। जो ये लड़का दोस्त बना था ये भी सोशल मीडिया से बना था। आफ्ताब ने बाद में एक लड़की से दोस्ती की थी, वो भी यही डेटिंग ऐप से। मतलब इन्होंने वर्चुअली दुनिया अपने आसपास खड़ा कर ली थी। इन्होंने अपने आप को रियलिटी से बहुत दूर रख दिया था। चिराग जी, और आप सोचिए कितनी खौफनाक साजिश रची, किस तरह से बॉडी के टुकड़े जो है वो अलग अलग जगहों पर फेंकी। ये भी उसने शुरुआत में कहा कि मैंने कुछ हड्डियों को ग्राइंडर से जो है वो चूरा कर दिया और उसके बाद उसको सड़क पर फेंक दिया, जो कि बाद में गलत निकली। यानी कि ये जो तमाम उसने पुलिस को बहकाने का काम उसने शुरू से किया। स्टार्टिंग में तो उसने पुलिस को बहुत बहकाया। मतलब बताइए, बोल रहा था कि मैंने हड्डियों को चकनाचूर किया, उसको पाउडर के फॉर्म में बना के मैंने फेंक दिया। मतलब पुलिस भी एक टाइम को चक्कर खा जाए कि भाई अब ट्रेस कैसे करे, वो तो पाउडर फॉर्म में होगा, कब का उड़ गया होगा सड़क पे, तो क्या ही पता चलता है, धूल नहीं पता चलती, तो हम कैसे लाए, एक एक पार्टिकल्स को तो नहीं भेज सकते चेकिंग के लिए। तो पुलिस के लिए ये नाक में दम करने वाली बातें थी जो स्टार्टिंग में आफ्ताब ने बताई। लेकिन हाँ, वही जो बात पॉलीग्राफी टेस्ट, ये सब जो चीज़ें की गई, पुलिस को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हुआ, नार्को टेस्ट का कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, कि जिसमें कहीं बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो पाई कि क्या ये बोल रहा है जो वो सच बोल रहा है, क्या ये चीज़ें जो बता रहा है वो झूठ बोल रहा है सिर्फ मिसगाइड करने के लिए। तो आफ्ताब के केस में अब कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, फांसी की सज़ा मिल जाएगी? बिल्कुल, जितना एविडेंस अब सामने आ रहा है, जितना कबूलनामा सामने आ रहा है, आप सोचिए कि कई पन्ने हमारे पास आ चुके हैं इसके, जिसमें बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि किस किस तरह से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आप सोचिए कहाँ कहाँ बॉडी के फेंके, कहाँ कहाँ उसने ये सारी चीज़ें फेंकी। अब सवाल ये उठता है कि इस केस में आगे जो फांसी है क्या वो हो पाएगी नहीं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस, विटनेसेस के बयान, इसके खुद के बयान,
पॉलीग्राफ टेस्ट, ये तमाम रिपोर्ट्स, इसके अलावा इस मामले में जो रिकवरीज हैं, जो साइंटिफिक डीएनए एनालिसिस हुआ है जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है, तो यानी ये बहुत ऐसे सबूत हैं जिसके बेसिस पर अब इस मामले में आरोपी का बचना नामुमकिन है। लेकिन इस मामले में जो कुछ मोटिव क्लियर हुए, कुछ और चीज़ें साफ हुई है, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, जिसमें उसने बताया कि ब्लो टॉर्च से उसने किस तरह से शरीर को जो है वो जलाने की कोशिश की, और मतलब वो ये चाह रहा था प्रवेश के किसी ना किसी तरह से बॉडी को जो है वो इस हालात में कर दे कि वो कोई मतलब कोई उसके ट्रेसेस ही ना पकड़ पाए, कोई पहचान ना पाए, कोई पता ना कर पाए। अगर पहचान भी लिया, पकड़ा लिया, तो कोई प्रूव ना कर पाए। और कितने दिन तक वो ये काम अगर समझ लीजिए, अभी ठीक है, आफ्ताब श्रद्धा के पिता थे, अगर उनके पिता नहीं मिलते, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके बारे में पता नहीं होता, वो गाँव भी चले जाते, अगर नहीं पता होता तो किससे डीएनए मैच करते? नहीं, और आप सोचिए जो जो उसने जहाँ वो बता रहा है, मैंने ये चीज़ यहाँ फेंकी, यहाँ फेंकी, यहाँ फेंकी, यहाँ फेंकी, आप सोचिए कि मतलब किस लेवल तक जो है वो चीज़ें पहुंच रही थी, और किस लेवल तक वो, तभी उसको 6 महीना लगा ये सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ करने में, जहाँ उसने बॉडी मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ श्रद्धा के पीछे कोई था, उनके पिता फैमिली थी। मैं सोच रहा हूँ अगर किसी के पीछे कोई नहीं होगा, उनके लिए प्रूफ करना कितना मुश्किल हो जाएगा। किससे डीएनए सैंपलिंग करोगे, कैसे मैच करोगे, कैसे पता लगाओगे कि जिसकी बॉडी थी वही थे? ऐसे दिल्ली में हज़ारों के साथ डेड बॉडी कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन उनके आगे पीछे वाला कोई होता ही नहीं है। फिर तो खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों बताइएगा, इसमें और खुलासे हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।